हेलो दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईएएस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया है, स्टे लगा दिया है, फिर भी ये एग्जामिनेशन पॉइंट से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की और सारे जो टॉपिक्स आजकल बहुत ज्यादा सेंसेशनल हुए हैं और ये नेशनल न्यूज है। तो नेशनल न्यूज के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है या किसी वजह से उसको रोक दिया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। जितने भी बच्चे यूपीएससी के लिए या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इसके सारे एस्पेक्ट को पूरा करें। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके क्वेश्चन बनाएं। कुछ क्वेश्चन हमने भी बनाया है। ये टॉपिक समझने के बाद उस क्वेश्चन पे हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें आप लोगों को समझ में आए। जो मोटी मोटी चीजें आज हम उससे बात करेंगे, फिर जब फाइनल वर्डिक्ट के आ जाएंगे उसके बाद फिर और सारी एक वीडियो बना के और सारी बातें उस पर हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इसका नाम इलेक्टोरल क्यों पड़ा। ये इलेक्टोरल इसलिए पड़ा क्योंकि बॉन्ड तो और भी चीजें होती हैं, पहले से आ रही है। कोई भी ऐसा पेपर जिसपे एक फाइनेंशियल टर्म में, एक वैल्यू में कोई अमाउंट अगर डाल दिया जाता है और वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो बॉन्ड अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए पास हुआ है, तो वो उसको इन कैश करा सकता है वहां जाके। उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इलेक्शन में चंदा देने के लिए, सपोज कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको किसी पार्टी को चंदा देना है, पहले था कि वो अपना चंदा डायरेक्टली जाके दे सकता था, वो भी 20,000 से ज्यादा अगर चंदा कोई दे रहा है तो उसको वो पूरा डिटेल बताना पड़ता था। अब क्या हो गया, 2017-18 के बाद इस चंदे को आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे सकते हैं। ये बॉन्ड इश्यू होता है एसबीआई के थ्रू। एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो कि इस बॉन्ड को इशू करता है और इस पेपर पे एक पेपर होता है जो कि एक बॉन्ड के रूप में है। इसका वैल्यू 1,000 से 1 करोड़ तक का कुछ भी हो सकता है। जितने भी पेपर ये इशू होंगे उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगे, कोई भी इंडिविजुअल, मतलब एक आम आदमी या कोई कॉर्पोरेट का मालिक या कोई भी आदमी इस बॉन्ड को खरीद के अपने किसी भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है चंदे के रूप में। मतलब परचेजर कौन हो गया, कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट, और इसको परचेज किससे करना है, एसबीआई से ये बॉन्ड परचेज करना है। एसबीआई ने एक अल्फा न्यूमेरिक के साथ एक कोड जनरेट किया, एक इलेक्टोरल बॉन्ड जनरेट किया। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इस पे किसी का नाम नहीं रहता है, ये एक बेरर बॉन्ड है। इस पे जो भी इसे खरीदेगा, मान लीजिए कि 1,000 का ये इलेक्टोरल बॉन्ड है और किसी ने इसे खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड को, उस पर नाम नहीं रहेगा कि ये किस पार्टी के जरिए रिडीम कराया जाएगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट अपने किसी भी फेवरेट पार्टी को या किसी भी पार्टी को दे सकता है और वो पार्टी एसबीआई के किसी भी अकाउंट, किसी भी ब्रांच में जाके उसको रिडीम करा सकता है। रिडीम कराने के लिए केवाईसी चाहिए, परचेस कराने के लिए केवाईसी चाहिए। क्यों? क्योंकि केवाईसी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नो योर कस्टमर हर बैंक के पास ये होना चाहिए और ये बहुत पहले से आ रहा है। तो बैंक को ये पता रहता है कि परचेजर कौन है और इसका रिडीम कराने वाला, जो इसको वैल्यू इन कैश कराने वाला, वो कौन है, और वो एक अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए ही पता रहता है। बैंक के स्टाफ को भी पता नहीं होगा क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है। ये बॉन्ड किस पार्टी ने दिया उसके अकाउंट के साथ वो अटैच हो जाएगा। तो फायदा यहां पे किसको हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है, इसका सिस्टम क्या है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमें सिर्फ एग्जाम्स के तैयारी और एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हमें बात करनी है। इसका फायदा नुकसान ये बाद में बात होगी, या इसके लिए कुछ और लोग हैं जो कि बात करते हैं। हमें इसका इंपॉर्टेंस बताना है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और ये मोटे मोटे तौर पे एक जो जनरल पब्लिक है उनको भी इनकी जानकारी हो जानी चाहिए कि किस तरीके का ये काम करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि एक नॉर्मल पर्सन या फिर कोई कॉर्पोरेट का मालिक या कोई भी इसको परचेज करेगा, इस पेपर को किसके थ्रू, एसबीआई के थ्रू, और एसबीआई इसको ये बॉन्ड देगा। यही बॉन्ड ये पार्टी जो कि कॉर्पोरेट या कोई इंडिविजुअल है अपने फेवरेट पार्टी को एज ए चंदा के रूप में, डोनेशन के तौर पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड उसको देती है। और 15 दिन के अंदर, 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन के अंदर ही इस बॉन्ड को इनकैश जाके कराना होता है। ये किसी को नहीं पता होता है कि ये कौन करा रहा है।
जब ये जमा कर देंगे इन्हीं के अकाउंट में, जो भी पार्टी, जो भी नेशनलाइज पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को सबमिट करेगा उसको रिडीम कराने के लिए, उनके अपने ही अकाउंट में, ये कोई कैश वहां से नहीं मिलने वाला है, ये उस पार्टी के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैंक के पास दोनों का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जो कि है केवाईसी के थ्रू। तो दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा बहुत मोटी मोटी चीजें समझ लिया। आगे आते हैं कि जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बॉन्ड क्या होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, या तो डायरेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड से क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर हो सकता है कि वो बॉन्ड के बारे में पूछेगा। तो याद रखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर पूछ रहा है तो वो सारे उसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो प्रोसीजर्स हैं वो नॉर्मल बॉन्ड्स के प्रोसीजर से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ इलेक्टोरल पार्टीज ही खरीद सकती हैं। जनरल जो बॉन्ड होते हैं वो किसी के लिए भी इश्यू हो सकता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एसबीआई के थ्रू ही हो रहा है। जनरल जो बॉन्ड है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कई सारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो बॉन्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, ये एक बॉन्ड ऐसा एक सर्टिफिकेट है जो कि एक वैल्यू एडेड होता है, और एक वैल्यू उस पर मेंशन होता है, वो वैल्यू हम जाके बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको रिडीम कर सकते हैं, उसको इनकैश करा सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट है जो हमारा क्लियर हो गया कि बॉन्ड में और इलेक्टोरल बॉन्ड में फर्क क्या होता है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इलेक्टोरल बॉन्ड एज ए इलेक्टोरल बॉन्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि 2017-18 के पहले 2017-18 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम। उसके पहले ये जो बॉन्ड्स थे ये इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में नहीं था, चंदा आप दे सकते थे लेकिन किसी और फॉर्म में चंदा दे सकते थे। तो 2017-18 में इसको पहली बार पास किया गया, जो कि 18 में ये फंक्शनिंग हो गया, और उसके बाद इस पे बॉन्ड खरीद के लोग अपने फेवरेट पार्टी को चंदा के तौर पे देने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको खरीदने वाले कौन है। जनरल पब्लिक भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक पर्सन भी खरीद सकता है इसको, या कॉर्पोरेट खरीद सकता है, जो कि अभी हमने इसके पहले वाले स्लाइड पे बात की कि जनरल पब्लिक या कोई भी कॉर्पोरेट ओनर इसको खरीद के किसी को भी दे सकते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि हु रिडीम दीज बॉन्ड्स, मतलब उसको इन कैश या उसको एक्सचेंज कौन कर सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नेशनलाइज पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनलाइज पॉलिटिकल पार्टीज ही कर सकते हैं इसको, और वो जिनको 1% वोट पिछले इलेक्शन में आया हुआ है अंडर द रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन जो है हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन जो है वो नेचर ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है, मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होगा वो कैसा नेचर होगा। उसका नेचर का मतलब कि उसका बिहेवियर नहीं, वो किस तरीके का होगा, तो वो बेरर होगा, जैसे चेक बेरर हम लोग बोलते हैं, या फिर अगर करेंसी में हम लोग देखते हैं इंडियन नोट में लिखा रहेगा जो कि आरबीआई बेरर को देता है, वो कोई भी ले जाएगा, जिसके पास वो नोट रहेगा वो उसका हो जाएगा। चेक बेरर में क्या होता है कि जिस भी पर्सन का नाम होगा वो चेक इन कैश करा सकता है। उसी तरीके से ये बॉन्ड जो होगा वो जिस पार्टी के पास होगा, जो पार्टी उसको लेके जाएगा, वो बॉन्ड उसका हो जाएगा, वो उसका इन कैश करा सकता है, उसको रिडीम करा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या है, यहां पे 2 वर्ड है, एक अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। ये दोनों वर्ड मिला के एक कोड जनरेट की जाती है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इस पोर्शन में ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे अल्फाबेट्स भी और कुछ नंबर्स भी, ये कोड जो है ये कंप्यूटराइज होता है। ये जो परचेजर होता है और जो रिडीमर होता है, जो उसका एक्सचेंजर होता है, उन दोनों का इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिलता है, और ये अपने नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है, ये एक पर्पल लाइट के अंदर ही इसको देखा जा सकता है, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट जनरली होती है। तो दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक कोड भी आपको समझ में आ गया। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं दिखता है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं परचेजर के और रिडीमर के। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सारे क्वेश्चंस में कुछ भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड टैक्स और जीएसटी फ्री है? तो दोस्तों है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं, ना ही कोई जीएसटी, ना ही कोई ब्रोकरेज,
लगता है। अंडर सेक्शन 80G और 80GGB के जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आता है, उन 80GG और 80GGB के अंतर्गत कोई भी टैक्स इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे नहीं लगता है। और इसी के तहत अंडर सेक्शन 13A के जरिए कोई भी पार्टी जो कि नेशनलाइज पार्टी है वो किसी से भी चंदा ले सकती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके क्वेश्चंस मिक्स करके भी आ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसकी प्रिपरेशन करें, अच्छे से इसको समझ रखें, और भी वीडियोस जो जरूरत, इससे जितनी भी ज्यादा जरूरत होगी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और इसको और ही बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जिनको समझ में अगर नहीं आया होगा, आगे वीडियो आएगा उसको फिर से देख लेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझाया है। कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे, जब इसका फाइनल वर्डिक्ट आ जाएंगे तो और भी अच्छे तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा। और इसको आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि ये क्वेश्चंस, इससे एक या दो क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं, तो इस पर पूरी तरीके से तैयारी करें। दोस्तों इसी के साथ मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आगे और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।